जय हिंद मित्रों। आज हम कानपुर देहात में हैं और कानपुर देहात के शिवली थाने की अंतर्गत ये मैथा चौकी पड़ती है प्रशासनिक लिहाज से, तो मैथा गांव में है। और आज हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे कानून देश में बने हुए हैं। 2013 में निर्भया केस के बाद में महिलाओं से संबंधित बहुत सारे केस ऐसे थे जो उदासीन थे, उनको सक्रिय किया गया और कानून को भी, जो कानून है उनको भी सख्त किया गया। इसी तरह से जितने दूसरे कानून थे, महिलाओं को परेशान करने वाले कानून हुए, छेड़छाड़ से संबंधित 354, डोमेस्टिक वायलेंस, ये महिला घरेलू हिंसा अधिनियम संरक्षण 2005 को सक्रिय किया गया, सख्त किया गया। और घरेलू हिंसा से संबंधित परिभाषाएं बहुत सारी दी गई। घरेलू हिंसा क्या है? पति पत्नी जब एक घर में रहते हैं विवाह के बाद, विवाह की संस्था एक कल्याणकारी सामाजिक संस्था है, उसके बाद में पति पत्नी जब घर में रहते हैं तो उनमें, उन दोनों में किसी एक का एक दूसरे के प्रति किया गया हिंसात्मक व्यवहार, वो भी हिंसात्मक व्यवहार किसी भी तरह का हो सकता है, प्रताड़नात्मक उत्पीड़न करने वाला व्यवहार वो किसी भी तरह का हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, मौखिक हो सकता है, बहुत सारी परिभाषा दी गई। और दूसरा एक उदाहरण दिया गया 354 जो परेशान करने का है, जो छेड़छाड़ करने का, उसमें भी बहुत सारे सख्त प्रावधान दिए गए। और इसके अलावा बहुत सारे कानूनों को सख्त किया गया। परंतु सबसे बड़ा सवाल आता है कि घरेलू हिंसा में क्या केवल और केवल महिलाएं ही प्रभावित होती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पुरुष प्रभावित नहीं होते हैं? घरेलू हिंसा में क्या पुरुष प्रभावित नहीं होते हैं? ये यक्ष प्रश्न है। और सभी हम लोग अपने अपने घरों में जानते हैं, अपने अपने मन में, अपने इंट्रोस्पेक्शन में समझते हैं कि नहीं, पुरुष भी पीड़ित होता है। परंतु ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, जो पुरुष प्रधान अपना समाज है, उसमें पुरुष प्रताड़ित होने के बाद भी ये कहना नहीं चाहता है कि हम पीड़ित हैं। क्यों? उसका जो अहंकार है वो उसमें बौना हो जाएगा, उसका जो पुरुषत्व का जो अहम है वो आड़े आता है, तो वो ये खुल के बोल नहीं पाता है कि हम पीड़ित हैं। और अगर पुरुष पीड़ित नहीं हैं तो याद कीजिए सन 2017 का बिहार के एक IPS अधिकारी मुकेश कुमार जी ने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। वो घरेलू हिंसा से पीड़ित थे। और 2018 में आ जाइए, ये कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में SP पूर्वी के पद पर तैनात यानी एक IPS अधिकारी भी घरेलू हिंसा का शिकार थे, पत्नी के द्वारा उत्पीड़ित थे। उन्होंने जहर खाया और उनका नाम था सुरेंद्र कुमार दास जी। 2018 में उन्होंने सुसाइड कर लिया। और NCRB के वार्षिक आंकड़े बताते हैं, NCRB के वार्षिक आंकड़े बताते हैं कि आत्महत्या करने वालों में इस समय करीब 4-5 वर्षों में महिलाओं से अधिक पुरुष हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। ये कितने आंकड़े चाहिए? और एक चीज़ है, जो प्रशासनिक अमले में बैठे हुए जो लोग हैं, क्या वो पुरुष नहीं है? क्या वो प्रताड़ित नहीं है? क्या वो पद में, अपने घर में भी पद में ही रहते हैं? क्या उनकी पत्नियां, क्या उनको, एक जो जज साहब है, मान लीजिए माननीय जज साहब हैं, क्या वो घर में भी जज साहब ही होते हैं? क्या उनका पतित्व वाला व्यवहार आपस में नहीं होता है? क्या वो पीड़ित नहीं होते होंगे? ये IAS और IPS अगर सुसाइड कर रहे हैं तो ये भी पीड़ित थे। हम ये नहीं कहना चाहते कि महिलाओं के संबंध में उनके संरक्षण के लिए जितने भी कानून बने वो ख़त्म कर दिए जाएँ, लेकिन कानूनों का पालन करने में संविधान की उस मूल भावना का ध्यान में रखा जाए कि संविधान की मूल भावना ये कहती है कि अनेक गुनाहगारों को छोड़ा जा सकता है परंतु एक बेगुनाह को सजा नहीं दी जा सकती है। और हो क्या रहा है, जिस 498 का प्रावधान किया गया अमेरिका के कानून को देख करके, जो महिलाओं से संबंधित कानून था, उस 498 में क्या प्रावधान है, उसका जो लागू करने का जो नजरिया है वो एक तरफा क्यों है? ये सिस्टम के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये क्यों माना जाता है कि पुरुष ही पीड़ित होगा, क्षमा करें, महिला ही पीड़ित होगी, पुरुष भी तो पीड़ित हो सकता है। और अभी तक किसी भी सरकारी संस्था द्वारा कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया, परंतु गैर सरकारी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, हम आंकड़े उपलब्ध करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो वार्षिक आंकड़े जो आते हैं उसमें यह साबित हो रहा है कि पुरुष भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। अभी कुछ समय की बात है, अभी हम एक घर में ही खड़े हैं और इस तरह का मुद्दा हमारे पास है, इसीलिए हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं। अभी 2019 या 20 की बात है, कुछ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ एक दो चार माननीयों ने, यानी कि सांसदों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो पीड़ित हैं और पीड़ित होने के बाद भी जेलों में बंद हैं। जेलों की स्थिति का वर्णन किया
और बहुत सारे आंकड़े इस तरह के हैं। जेलें अगर आज भरी हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत जो पीड़ित हैं महिलाओं के द्वारा, उन पुरुषों से ये जेलें भरी हुई हैं, ये आंकड़े बताते हैं। और सिस्टम में और सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए वो जिम्मेदार लोग भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि वो भी तो पति हैं। परंतु पुरुषत्व के जो अहंकार में आदमी ये कहना नहीं चाहता है, डांट खा के आएगा, हम मोटी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, डांट खा के घर से आएंगे और छाती फुलाएंगे आके बाहर। क्यों? उनको लगता है कि हम हमारी बेइज्जती होगी और एक सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसमें हमें आघात लगेगा। सबसे बड़ा कारण ये है। जबकि महिला, हम ये नहीं कह, बार बार हम कह रहे हैं, हम महिलाओं से संबंधित कानून जो हैं उनके लिए ये नहीं कह रहे कि महिलाएं पीड़ित नहीं, महिलाएं भी पीड़ित हैं, परंतु महिलाओं के अलावा पुरुष भी पीड़ित हैं। आज हमको आपको मिलाते हैं। और पुलिस क्या करती है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत उसकी जो एक धारा है 9, उसके अंतर्गत पुरुष भी एक मुकदमा कर सकता है अपने घर को बचाने के लिए, अपने वैवाहिक संबंधों को बचाने के लिए। तो बात करते हैं एक पीड़ित जो हैं उनसे बात करते हैं। ये मैथा क्षेत्र है और ये मारंग गांव है, ये मांडा गांव है और ये सिवली थाना क्षेत्र है। पुलिसिंग के दृष्टिकोण से ये सिवली थाना क्षेत्र है। और बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बताइए। महेश कुमार। अच्छा, इधर आ जाइए, साइड में आ जाइए, बताइए क्या तकलीफ है आपको? अरे हमारी पत्नी चली गई, सामान जेवर जट्टा सारे चीज लेके चली गई। 1.5 साल, हमारा लड़का भी है 3 साल का, 2.5-3 साल का, जेवर जट्टे सब लेके चली गई। कोई निर्णय नहीं मिल रहा हमको। कैसे चली? कहती है हमने शादी कर ली है, तुम भी शादी कर लो। हमारा आज तक थाने में मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा है। तो ये कब शादी हुई थी आपकी? हमारी 12 फरवरी 2018 में हुई थी। पत्नी कब तक घर में रही? वही लमसम 1.5-2 साल रही है। 2 साल आपके साथ में रही, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? फिर इसके बाद में वो चली गई यहाँ से सामान के, बोली कि हम जा रहे हैं बारात करने। और फिर इसके बाद आई नहीं, वो लड़के को लेके चली गई। एक बार और आई थी, मारपीट करा गई थी यहाँ, 2-4 आदमी को लुआ के लेके आई थी माता जी के साथ में यहाँ। हम लोगों के साथ। क्यों आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? कहती हमने शादी कर ली, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तो तुम भी कर। रीजन भी बताया होगा ना क्यों नहीं रहना चाहती? यही बता रही थी कि हम नहीं रहेंगे यहाँ तुम्हारे साथ। जी माता जी, वो तो दुखी हैं क्या? बताइए, क्या नाम है आपका? ये बेटे हैं आपके? हाँ, हमारे बेटे हैं। क्या तकलीफ है बताइए आप। तकलीफ ये पुलिस प्रशासन के बहुत अच्छे अधिकारी बैठे हैं, काम करते हैं वो, ऐसा नहीं है, वो भी सुनेंगे और कार्रवाई होगी। आप परेशान हैं? आप बताइए क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ हमारा जो लड़का बच्चा है वो बबरिया बेटा है, तो वो सब आ जाए हमारे घर में, ये चाहते हैं। तो बहू क्यों चली गई? आपसे बात करके गई है? हमसे बात करके नहीं गई है, चुप्पा चली गई। तो वो क्यों खुश नहीं थी क्या? अब हम क्या बताएं वो खुश है कि नहीं। खुश रहती थी सब कुछ, लेकिन अब पता नहीं कैसे कहा चली। जब वो इतना वर्ष हो गया, इतना समय हो गया गए हुए, तो उनके मायके वालों ने संपर्क नहीं किया आपसे? वो गलत काम क्यों नहीं? जी, ये पिताजी हैं, जी बताइए। हाँ, आइए, आ जाइए जी, बताइए। ये इनके महेश हैं और ये महेश जी के पिताजी हैं। जी बताइए, ये पीड़ित के पिताजी हैं। जी बताइए, आपका क्या नाम है? हमारे घसीटे। अच्छा, ये देखिए। हाँ, बताइए आप। हमारे घसीटे नाम है जी। तो बहू के मायके वालों ने आपसे संपर्क नहीं किया कि वो कहाँ हमारी बिटिया? नहीं, वो बता ही नहीं रहे हैं कुछ। कोई नंबर वगैरह है अपने सासू माँ का? हाँ, सास का नंबर। जरा बात कीजिए, ऑन कैमरा बात कीजिए, मिलाइए नंबर, इधर आइए, स्पीकर ऑन करके बात कीजिए। तो वो मायके वालों ने संपर्क नहीं किया आपसे? ना, कोई बहू कहाँ है ये जानकारी आपने दी तो वो लोग क्या बोले? बहू बताता नहीं कहाँ है। मतलब जो ससुराल वाले इनके हैं वो भी नहीं बता रहे कहाँ है? तो क्या कहते हैं, रखेंगे नहीं यहाँ पे? यहाँ कहाँ रखे, वो दूसरी जगह चली गई दूसरे आदमी के साथ में। उनसे तो संपर्क होगा। अच्छा, ये देखो सासू माँ से बात कर रहे हैं, बात कीजिए। ये इनकी सासू माँ है जिनसे बात कर रहे हैं। उठाया नहीं। चलिए, तो इनके ससुराल वालों ने आपसे संपर्क नहीं किया कि उनकी बिटिया मिल रही है कि नहीं मिल रही है कि कहाँ है? नहीं, कोई संपर्क नहीं किया। यानी उनके जानकारी में है? जानकारी में सब है उनका। अच्छा। लेकिन बता नहीं रही हैं। अच्छा। कहाँ है लड़की, न फोन नंबर दे रहे हैं उनका, न कुछ न कुछ। तो हो सकता है घर ही में हो, अपने मायके में? मायके में नहीं है। मायके में नहीं है? नहीं है। अब देखिए, ये 3-4 दफे हुई है। ये विडम्बना है। अब इसमें वो जो इनकी बहू जो है वो अगर घर में नहीं है, वही हम बात कर रहे थे। इसी का हम इसी संदर्भ में भी बात कर रहे थे कि यदि इनकी बहू घर में नहीं है और वो जहाँ भी है, मायके में है या जहाँ भी है, वो परेशान होकर के अपने को कुछ कर ले या कोई उसको नुकसान पहुँचा देता है, तो कानून की नज़र में
विधिक संज्ञान में इनसे पूछा जाएगा कि आपकी बहू थी या आपकी पत्नी थी तो उसने ऐसा कर लिया। अब कानून के हिसाब से इन पे कार्रवाई होगी और ये सभी लोग अंदर जाएंगे। ये विडंबना है, हम यही बात कर रहे थे। ये तीनों ही, ये जो माँ बाप हैं और ये लड़का है, ये महेश जी हैं, ये सारे लोग जेल में जाएंगे और जेल अगर भरी पड़ी है तो साक्ष्य हैं। ये इन्हीं लोगों से, ऐसे ही लोगों से जेल भरी पड़ी है, उसी का जिक्र कर रहे थे। और माननीय सांसदों ने, जब उत्तर प्रदेश के 2-3 सांसद महोदय ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है तो उसमें यह जिक्र किया कि पुरुष जो पीड़ित हैं उनसे जेलें भरी पड़ी हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम में जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो कब चेतेंगे, उनके दिमाग में कब ये बात आएगी, उनके मस्तिष्क कब काम करेंगे, जब घर के घर बर्बाद हो जाएंगे। और विवाह नामक संस्था जो पूर्वजों ने बनाई थी उसमें जब घर बर्बाद हो जाएंगे, जब विवाह का कोई महत्व नहीं रहेगा, जब घर के घर तबाह हो जाएंगे तो सामाजिक ढांचा जो है वो चरमरा जाएगा और पशुओं और मनुष्यों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हम ये बात नहीं कर रहे, बार बार हम संज्ञान में ला रहे हैं कि महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं होते हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कभी नहीं कह सकते हैं। और महिलाओं से संबंधित कानून जो हैं उनको भी सख्त किया जाए, इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये आता है कि मानवीय संदर्भों के आधार पर अगर मनुष्य की कमजोरी कुछ हो सकती है, संदर्भित शब्दों में समझिए कि मनुष्य के रूप में एक इंसान में अगर कोई कमी होती है तो क्या पुरुषों में ही कमी आती है? महिलाओं में भी तो, मानवीय आधार पर महिलाओं में भी तो कमी हो सकती है। तो ये हम क्यों भूल जाते हैं? और कानून के जितनी भी धाराएं और जितना भी कानून का विश्लेषण हम करते हैं उसमें देखते हैं कि जितना कार्रवाई करने का जो नजरिया होता है, और पुलिस प्रशासन क्या करता है, इस तरह के लोग जब पुलिस में जाते हैं, सिवली के थानेदार महोदय आप बहुत अच्छा काम करते हैं, कानपुर देहात के एसपी महोदय आप भी बड़ा अच्छा काम करते हैं, परंतु अच्छा काम करने का जो एक नज़रिया है वो, उसमें बदलाव आएगा, वो तब आएगा जब ऐसे लोग जो परेशान हैं इनके मुकदमे लिखे जाएंगे। ये खुद पीड़ित हैं। और पुलिस ने क्या किया, ये कौन सी हल्का कौन है यहाँ पे? महेश कुमार हमारा, यहाँ चौकी इंचार्ज। हाँ। चौकी इंचार्ज तो अब नए आ गए, उनका नहीं, चौकी कौन सी लगती है, क्या नाम है? मैं था चौकी। तो वहाँ आप गए थे जब आपकी बहू चली गई? हाँ, चौकी गए तो थे। वहाँ पे क्या कहा गया आपसे? बोले यहाँ से कुछ नहीं होगा, कोर्ट से करो जाके, हैं? कोर्ट से करो जा, बोले यहाँ अच्छा, से कुछ बस नहीं यही होगा। चीज है। अब ये इनके लिए बोला गया, जब ये थाना और चौकी जाते हैं, आउटपोस्ट में जाते हैं, तो इनसे ये कहा जाता है कि कोर्ट में जाइए। और अगर कोई महिला जाती है, देखिए महिला गुनाह करके भी जाती है अगर, तो इन्हों को पकड़ा जाएगा। क्यों? महिला अगर पुरुष घर में नहीं रहता तो वो गैर जिम्मेदार हो गया, वो नशेबाज हो गया, और नाना प्रकार की बुराइयां हो भी सकती है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे, पुरुषों में बुराइयां हो सकती हैं, परंतु यदि महिला घर से चली जाए तब भी पुरुष पे एलिगेशन लगता है, आरोप लगता है कि वो रख नहीं पाया। अब बताइए, किसी को कोई जबरदस्ती रख सकता है क्या? किसी को कोई जबरदस्ती बांध करके रख सकता है? अगर कोई क्या विल पावर नहीं है रहने का तो कोई बांध के रख सकता है, वो चाहे विवाह संस्था हो, वो कोई दूसरी जगह हो। सवाल ये आता है कि मनुष्य की मनुष्यता तभी रहेगी जब जो बुजुर्गों ने जो बनाया है, जो विवाह जैसी जो संस्थाएं हैं वो जीवित रहेंगी। और इस तरह से यदि लोग परेशान रहेंगे, अच्छा सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था में लोग हों, अच्छा न्यायिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों परिभाषा दी कि 498A का दुरुपयोग हो रहा है और आतंकवाद की तरह इस्तेमाल हो रहा है। 498 का उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा दिया कि 498 का दुरुपयोग हो रहा है और ये लीगल टेररिज्म की परिभाषा में परिभाषित किया। अगर ऐसा नहीं था तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान क्यों लिया? और इस सिस्टम में बैठे हुए छोटे से आउटपोस्ट में, चौकियों में बैठे हुए लोग जो हिपोक्रेट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए सबक है कि आपके घर में भी बहुएं होंगी, आपकी भी पत्नियां हैं, कल के लिए आपके घर में कोई दिक्कत होती है तो कोई सुनने वाला नहीं होगा। और बहुत सारे पुलिसकर्मी जेलों में बंद हैं। उदाहरण हम दे सकते हैं, मेरे पास भी 2-4 की फाइलें हैं जो हम जानते हैं कि वो जेलों में बंद हैं, और वो बेचारे पुलिसकर्मी डोमेस्टिक वायलेंस से प्रभावित थे, पीड़ित थे वो। अब सवाल यह है कि महिला आयोग की तर्ज पर यदि कुछ लोग मांग करते हैं कि पुरुष आयोग बनाया जाए तो इन जैसे दुखियारी लोग जो हैं इनका कल्याण होगा, क्योंकि इनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई आयोग है ही नहीं, कोई संस्थान है ही नहीं। जितने भी कानून बने वो सब के सब महिलाओं के लिए बने, और एक तरफा कोई बात नहीं हो सकती है, ये सर्वविदित है। सामाजिक जो परिभाषा है उसके अंतर्गत किसी एक को या 2 लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वन साइडेड कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। ये वीडियो देखने वालों से विनम्र निवेदन है, आप लोग इसमें कमेंट कीजिए कि पुरुष आयोग ठीक है, उचित है अथवा नहीं। और सिस्टम में बैठे हुए वो लोग, उनके आगे भी एक प्रश्न है कि ऐसी व्यवस्था की जाए और ऐसे मजबूर लोगों का भी इनकी फरियाद सुनी जाए कि कानून
संतुलित रूप में कार्य करे, नहीं तो घर के घर बर्बाद हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा ये रिपोर्ट कैसी रही इसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कीजिए। और भारत भाग्य विधाता के लिए सिवली थाने क्षेत्र के एक गांव से जय हिंद।